जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो आज है 19 जून रविवार, यानी यूपीएससी मेंस को अभी सिर्फ 89 डेज आर लेफ्ट। तो मुद्दा है करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी। 14 जून तक तो हमने पढ़ लिया था, फिर 15, 16, 17, 18, 19 5 दिनों में क्या हुआ। अलग अलग मुद्दे देखते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा जो चर्चा में है, क्या गवर्नमेंट ने ये अग्निपथ स्कीम बनाई है कि जहाँ पर नौजवान मिलिट्री में 4 साल की नौकरी करेंगे, वहाँ पर उसे 30,000 टू 40,000 रुपये की पर मंथ सैलरी मिलेगी। उसमें से 30% पैसा कट हो जाएगा जो सेवा निधि में जाएगा। गवर्नमेंट अपने पॉकेट से भी 30% कंट्रीब्यूट करेगी और फिर वो सब पर आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट ब्याज मिलता रहे, जिसकी मदद से कुल मिलाकर आफ्टर 4 ईयर ऑफ सर्विस 11 लाख रुपये से ज़्यादा की बड़ी रकम आपको मिले। लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, डेथ होगी तो फैमिली को पैसा मिले एंड सो फॉर्थ। तो ये चल रहा था, लेकिन इसमें लोगों का विरोध कि पिछले 2 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट जो 21 ईयर्स है उसको बढ़ाना चाहिए। सरकार ने बढ़ा के 23 ईयर्स किया। फिर और भी चिंताएं कि 4 साल बाद नौकरी ख़त्म हो गई, फिर हमें बाहर जॉब नहीं मिली तो क्या, वगैरह वगैरह। तो इस पर प्रोटेस्ट चल रहे, विरोध चल रहा है, और लोग की विरोध के चलते सरकार रोज़ रोज़ उसमें एक दो पॉइंट्स अपडेट करती रहती है। कि कहा गया कि ये जो अग्निवीर होंगे उनकी 4 साल की जॉब ख़त्म होने के बाद सरकार उन्हें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जैसे CAPF, ये जो CRPF, BSF वगैरह, फिर आसाम राइफल, उसमें जॉब्स दिए जाएंगे। उनको BA का कोर्स की कुछ डिग्री मिले, स्किल डिग्री मिले, स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा एंड सो फॉर्थ। अब ये सब चल रहा है, उसकी पूरी लंबी चौड़ी नोट मैंने बना कर डाल दी है कि इसके क्या फ़ायदे और चुनौतियाँ। ये आपको मुझे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या समझना है। यूपीएससी मेंस पेपर 2 में आप जानते हैं इश्यूज रिलेटेड टू स्कीम पॉलिसी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ सरकार का इरादा तो नेक है कि नौजवानों को जॉब मिल जाए और हमारी यंग मिलिट्री बन जाए वगैरह, लेकिन डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन में उन्होंने जल्दबाजी की, विदाउट थिंकिंग द रेमिफिकेशंस, विदाउट कंसल्टिंग विद द स्टेक होल्डर्स। इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है और रोज़ नए नए स्कीम में चेंज लाने पड़ रहे हैं। सामने इसके साथ वो पॉलिसी अनसर्टेनिटी भी, कि पहले बोला 21 ईयर्स तक के दे सकते हैं, अब बोले 23 ईयर्स तक के दे सकते हैं। तो पहले से सोच विचार करके स्कीम पॉलिसी बनानी चाहिए, ये इसका टेक अवे पॉइंट है। केस स्टडी के रूप में भी आप कोट कर सकते हैं, चाहे ये यूपीएससी मेंस पेपर 2 में आप लिख रहे हो या मेंस पेपर 4 एथिक्स और उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डायलेमाज में आप बात कर रहे हो। फिर ये इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस में और क्या चल रहा है। ये यूनाइटेड किंगडम, ये आयरलैंड और ये नॉर्दर्न आयरलैंड अब यूरोपियन यूनियन में से, आप जानते हैं यूके ने ब्रेग्जिट कर लिया, निकल गया। फिर ये यहाँ पर जो सामान आता है उसका कस्टम्स चेकिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वक्त उस पर क्या नियम लगेंगे, उसकी सब आपस में उनके गिले शिकवे चल रहे हैं। तो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ नया कानून बनाकर उन चीज़ों को ठीक किया जाएगा। अब हाउ एग्जैक्टली वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, इतना बारीक अपने लिए काम का नहीं फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एक आध लाइन में पता होना चाहिए नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या है। तो ये आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और यूके और यूरोपियन यूनियन, इन सब के बीच आपस में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटी के रिलेशनशिप है उसको ठीक करने के लिए कुछ चल रहा है ये। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC और उसकी ये 1267 कमिटी जो सब ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए काम करती है। तो अमेरिका और इंडिया चाहते हैं कि लश्कर ए तोयबा का ये लीडर अब्दुल रहमान मक्की, उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए। लेकिन इसमें चाइना सब कि नहीं ये एविडेंस दिखाओ, ये ठीक नहीं है, XYZ, वो सब टेक्निकल नुक्स निकाल के इसको डिले करवा रहा है। फिर चीन का ही नाम लिया तो उसका नया ये एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज फुजियान, वो उनका इंडिजिनसली डिज़ाइन डेवलप, मतलब खुद से उन्होंने बनाया है। और उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी ईमाल सिस्टम है। ये CDS CAPF की आप तैयारी कर रहे हो तो ये सब आपको पता होना चाहिए। भारत के लिए चिंता का विषय क्यों भाई, उनके पास ही अब 3-4 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे तो वो साउथ चाइना सी में और ज़्यादा दादागिरी करे, इस तरफ इंडियन ओशन में आके दादागिरी करे, तो फिर ये हमारे लिए चिंता का विषय है। चीन का ही नाम लिया तो हांगकांग। हांगकांग पहले ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, फिर उनको बोला गया यूनाइटेड नेशन ने कि तुम अपना फैसला खुद कर सकते हो, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि तुमको अलग देश बनना है, ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस रीजन बनना है, चीन का अभिन्न हिस्सा बन जाना है। लेकिन बाद में चीन ने वो सब UN में चेंज करवा दिया और इधर डेमोक्रेसी की सब धमाल चल रही है। इसमें नया जानने को क्या है। चीन की सरकार स्कूल के टेक्स्ट बुक्स के अंदर चैप्टर्स चेंज कर रही है कि पैट्रियोटिक एजुकेशन, देशभक्ति का शिक्षा देनी है।
तो नए जो उसकी स्कूल की किताबें आ रही है उसमें ऐसा लिखा है, मतलब हांगकांग कभी ब्रिटेन की कॉलोनी थी ही नहीं, उसका सब कि ये तो अभिन्न हिस्सा ही था चीन का। ऐसी वो अपनी पूरी हिस्ट्री चेंज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये उसकी भी लंबी चौड़ी चीज़ वहाँ लिखी है, आप देखना। नेपाल की आर्मी और अमेरिका ने उसको प्रपोज किया कि तुम हमारे साथ ये स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम साइन कर लो और हम लोग आपसे इसमें बहुत ज़्यादा मिलिट्री कॉपरेशन करेंगे, लेकिन नेपाल की आर्मी ने मना किया है कि ऐसा हम करेंगे तो हमारी जो नॉन अलाइनमेंट की नीति है उसमें दिक्कत आएगी और ये भारत और चीन के हमारे रिश्तों में असर होगा। मित्रों, ये करंट अफेयर्स के लिए आप जानते हैं मैं पहले हर सोमवार रात 8 बजे 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स की मृणाल्स मंडे टेस्ट सीरीज फ्री में चलाता था। बीच में बंद किया था क्योंकि काम का लोड ज़्यादा था, अभी प्रीलिम ख़त्म हो गई तो धीरे धीरे इसे वापस मैं शुरू कर रहा हूँ। तो फ्रॉम दिस मंडे, मतलब कल रात से ये वापस शुरू हो रहा है, हर रात 8 बजे मृणाल्स मंडे टेस्ट सीरीज़। ये फ्री करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे जाएंगे तो mrunal.org/current वाले सेक्शन में जाए, ऊपर ही बैनर है, बैनर पे क्लिक करो, लिंक मिल जाएगा। और ये लिंक में पहले भी बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं जो आप दे सकते हैं, और फिर अब नए टेस्ट होने वाले हैं। ये वापस शुरू हुआ है, आखिरी टेस्ट हुआ था अप्रैल में, फिर मई महीने में ये प्रीलिम का सिलेबस कंप्लीट करो और वो सब धमाल में मैं वो टेस्ट मैंने बंद किया था, अब मैं वापस शुरू कर रहा हूँ। तो ये जून 20 को फिर हर सोमवार ऐसा वो वापस शुरू हो रहा है, सो यू कैन पार्टिसिपेट इन इट। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2023 के लिए इकोनॉमी का मेरा फुल लेंथ कोर्स आ रहा है अन अकेडमी पे, जो 30 जून से शुरू हो रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर ये कलरफुल पावर पॉइंट हैंड आउट, रैपिड रिवीजन के लिए सब टेक्निक्स, हर वीकली उसकी वेनसडे को टेस्ट होती है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे रात को क्लास होती है, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल हाउसवाइफ सब लोग उसको अटेंड कर सके। लाइव अटेंड नहीं कर सके आप तो रिकॉर्डेड सेशन भी उसके देख सकते हैं। और ये अन अकेडमी का ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, इट इज़ सिमिलर टू नेटफ्लिक्स, कि आप एक बार उसे लेते हैं तो सारे शोज़ हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी सब कुछ अनलॉक हो जाता है एंड यू कैन बेनिफिट इन इट। तो वो सब चल रहा है और उसकी भी सब रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, डिस्काउंट कोड आप यूज़ कर सकते हैं mrunal.org। वापस आते हैं। इकोनॉमी इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020, उसमें एक बात लिखी गई है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कोई ऐसा सर्वर या वेबसाइट जो अगर कोई बंद कर देगा, बर्बाद कर देगा, तो देश की सिक्योरिटी हेल्थ सेफ्टी उसमें जोखिम आ सकता है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वो डेजिग्नेट करेगी कि अच्छा आरबीआई की वेबसाइट है वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके साथ कोई छेड़खानी करेगा तो उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो उस लिस्ट के अंदर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, फिर ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो मशहूर है, ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम ऐप, आईएमपीएस और ढेर सारी चीज़ों के लिए। तो ये सब चीज़ों को बोला गया कि इनका जो भी सर्वर वेबसाइट वगैरह है वो उसको भी अब हम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। मतलब इसे कोई हैक करने की कोशिश करेगा, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो उसे भी 10 साल तक की जेल हो सकती है। उसके अलावा माल न्यूट्रिशन कुपोषण से लड़ने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देख लो, पोषण स्कीम देख लो, वगैरह बहुत कुछ। तो एक दिक्कत ये आती है कि माइग्रेंट फैमिलीज़, कभी इस तरफ प्रवासी मजदूर, कभी दूसरे ज़िले में चले जाएं, दूसरे स्टेट में चले जाएं, उनको ये कंटिन्यूसली फैसिलिटी मिलती नहीं। तो गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी केंद्रों को कहा है कि वो कुछ ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें ताकि माइग्रेटिंग फैमिली आए तो उसको तुरंत वहाँ राशन पानी मिलना शुरू हो जाए। और पोषण ट्रैकर ऐसी कुछ सिस्टम वो बनाएंगे ताकि ये जो फूड पैकेट्स भेजे जाते हैं ऐसे परिवारों को, उसको ट्रेस किया जा सके कि वो असल में उसको पहुंच रहा है या बीच में कोई गबन कर रहा है। एयर सुविधा पोर्टल, वो ऐसा कि फॉरेनर जब इंडिया में आते थे एरोप्लेन में तो उन्होंने इस पोर्टल पे रजिस्टर करके कि मैं ये वाले देश से आया हूँ, मैंने वैक्सीन लिया है नहीं लिया है, मेरा टेम्परेचर इतना है वगैरह के लिए था। पहले मैंडेटरी था, अब सरकार ने कहा कि इसको हम धीरे धीरे बंद कर देंगे क्योंकि कोरोना जो भी अब काबू में आ रहा है या वैक्सीन हो रहा है XYZ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो आप जानते हैं उसका काम क्या है। ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस में जो देश बहुत ज़्यादा मदद करते हैं बदमाशों की, उनको वो ब्लैक लिस्ट में डालेगा, जैसा ईरान और नॉर्थ कोरिया। और थोड़े कम होंगे तो ग्रे लिस्ट में डालेगा। तो पाकिस्तान काफ़ी टाइम से ग्रे लिस्ट में ही है और अब वापस बोला वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ये यूक्रेन और
मोल्डोवा, ये दो देश भी भविष्य में यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स बन सकते हैं। इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट हुआ था, तो हमारे देश में स्विट्ज़रलैंड के नागरिकों के बैंक खाते में कितने पैसे और स्विट्ज़रलैंड की बैंकों में भारत के लोगों के कितने पैसे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन वो साझा करते हैं। तो पता चला कि ढेर सारा पैसा भारतीयों ने स्विट्ज़रलैंड की बैंक में लगाया है। अब वो तो पहले भी लगाया था, उसका डेटा आते रहता है। वो डिपेंड करता है, मेंस में आपको कुछ लिखना है ब्लैक मनी वगैरह के बारे में, एंड इफ़ यू वांट टू कोट समथिंग, तो डेटा याद रख सकते हैं। स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा रूल्स वो आरबीआई ने बनाए। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि ये जो अलग अलग पेटीएम और मास्टर कार्ड, वीज़ा, जो भी पेमेंट के साथ जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भारतीय ग्राहकों का डेटा भारत के सर्वर में रखना चाहिए। लेकिन ये मास्टर कार्ड नाम की कंपनी वो ऐसा करती नहीं थी, तो रिजर्व बैंक ने कुछ बैन लगाया था। अब उसने बोला कि मैं रिजर्व बैंक की मानूंगा, इंडिया का डेटा इंडिया के सर्वर में रखूंगा, तो रिजर्व बैंक ने बैन हटा दिया। जीएसटी काउंसिल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी मीटिंग श्रीनगर में होने वाली थी, लेकिन लगा आतंकवादियों का खतरा है, तो अब उसको चंडीगढ़ में करने वाले। सेंसस जो हर 10-10 साल पे होता है, तो 2011 के बाद 2021 में होना चाहिए, लेकिन कोरोना के चलते डिले हुआ, अभी उसको और डिले किया है, तो वो 2023 में होगा। सेंसस कौन करवाता है? होम मिनिस्ट्री के नीचे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, वो सब उसकी नोटिफिकेशन, और सेंसस कमिश्नर वगैरह ऑफिशियल उसको देखते होंगे। पाकिस्तान के भी श्रीलंका की तरह वांदे चल रहे हैं, और उनके मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमने ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो सब्सिडी देते हैं उसको बंद करना होगा, वरना अपनी तिजोरी खाली हो जाएगी और हम भी श्रीलंका की तरह बर्बाद हो जाएंगे। तो इसमें हमको क्या समझना है? हमें ये समझना है कि भारत में भी ये सब पंजाब स्टेट गवर्नमेंट वगैरह ढेर सारी 300 यूनिट बिजली फ्री कर दो, सो देन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं बचे। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, वो क्या थी? ओरिजिनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी कि उनकी सैलरी का कुछ पैसा कटेगा, गवर्नमेंट अपने पॉकेट से कुछ पैसा देगी, और वो सारा पैसा शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा, रिटायरमेंट के वक्त आपको सब पेंशन मिले। लोगों को चिंता क्या होती है कि शेयर बाजार अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, गिर जाएगा जैसा अभी हो रहा है, तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की मांग रहती थी कि ओल्ड पेंशन सिस्टम करो। ओल्ड पेंशन सिस्टम क्या थी? उसमें आपका मतलब एम्प्लॉय का पैसा कट के शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं होगा, वो सीधा गवर्नमेंट ही उसको, कि रिटायरमेंट होने से पहले लास्ट सैलरी कितनी थी, मान लो 1 लाख रुपए, तो उसका आधा निकालो 50,000, तो उतना आपको हर महीने पेंशन मिले। ऐसी कुछ ओल्ड पेंशन सिस्टम थी, वो वापस शुरू करने की मांग चल रही थी। और हमने आगे भी पढ़ा था प्रीलिम से पहले कि कैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्य अपने एम्प्लॉयज़ को एनपीएस से हटा के पुरानी सिस्टम में लाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब हम पक्का यही करेंगे, और उन्होंने कागज़ लिख के भेज दिया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, कि हमको निकलना है, हमारे एम्प्लॉयज़ का पैसा वापस करो, हम उसका मैनेजमेंट खुद देख लेंगे। तो ये मुद्दा हम देख चुके हैं, अब उसमें नया क्या, इतना ही है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने लिख के दे दिया कि हमको निकलना है। तो फेडरलिज्म की बहुत सारी चुनौतियाँ, जैसे नीट एग्जाम, जीएसटी, वाटर शेयरिंग, वो तो है ही, ये भी एक नया मुद्दा बन रहा है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट निकाला, और उसमें ये डेटा था। मुझे इतना कुछ काम का नहीं लगता, लेकिन आपको दिल की तसल्ली हो इसलिए मैंने वो समरी बना के डाली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके ऊपर उसका सेंट्रल बोर्ड होता है। सेंट्रल बोर्ड के अंदर कुछ नए डायरेक्टर्स को ऐड किया गया। आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा इंडस्ट्री के मालिक, वेणु श्रीनिवासन टीवीएस कंपनी के मालिक, पंकज पटेल जायडस कैडिला कंपनी के मालिक, रविंद्र ढोलकिया जो आईआईएम अहमदाबाद के डायरेक्टर या बॉस थे पहले एक ज़माने में, उन सबको पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स बनाया गया है। एक नया इंटरनेशनल ग्रुपिंग बन रहा है, I2U2, यानी यूएसए, इंडिया, इज़राइल और यूएई। ये चार, इंडिया इज़राइल मतलब I2, यूएसए यूएई मतलब U2, ऐसा I2U2 ग्रुप बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि हम इसको बनाएं। ब्रिक्स समूह, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वो भी चाहते हैं कि कुछ और देश अपनी टीम में ऐड हो जाएं। तो G7 और G20 ग्रुप के कुछ देशों को ऐड करने की बात चल रही है। अब उसमें भी कौन से देश के ऐड होंगे, उसकी लंबी चौड़ी कॉलम आई थी। अब वो जब आएंगे तब हम पढ़ेंगे, अभी से कि इसको लेना चाहिए, उसको लेना नहीं चाहिए, और इसमें चीन का फ़ायदा, इसमें भारत का फ़ायदा, इतना बारीक बारीक पढ़ने में कुछ प्रीलिम या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ा नहीं। आफ्टर द लिस्ट इज़ फाइनलाइज वी विल सी। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो जिनीवा में हो रही है, उसके आउटकम्स अब वैसे 3-4 दिन संडे में ख़त्म होने वाली थी, अब बोला 2 दिन और रुक जाते हैं और थोड़े और डिसीजन लेते हैं, तो अभी हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। कुल मिलाकर कुछ बात चले कि फिशरी सब्सिडी का डिसीजन लिया जाए, वैक्सीन के पेटेंट वेवर्स दिए जाएं, वो मुद्दा क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सेल्फ PhD इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मतलब
ये सब इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे न्यूज़पेपर को एक्सप्लेन सीरीज़ बनाने दो, न्यूज़पेपर कॉलम लिखने दो, अच्छा बुरा क्या हुआ, सेलियन फीचर क्या थे, वो करेंगे तब हम पढ़ेंगे। खुद से हमको पढ़ने नहीं बैठना है कि WTO की वेबसाइट पे मैं जाऊँ और डाउनलोड करूँ और क्या थे उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग और डेक्लरेशन। नो, वो तरीका ही गलत है, कभी आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो सकता। 89 days ओनली आर लेफ्ट फॉर मेंस, तो उस सब में मत बैठो, रेडीमेड माल आए तो देख लेना। फिर भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था, लेकिन UAE बोलता है हमको चाहिए, तो सरकार ने कहा तुमको अलाउ करेंगे, लेकिन आप री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब UAE फिर ये कहे कि मैं अब अफ्रीका को ये गेहूं बेचूंगा, तो ऐसा नहीं अलाउड। फिर कुछ ये सरकार की ढेर सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम चल रही थी, लेकिन लोगों में फिर भी नाराज़गी थी कि हमें जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। और सरकार भी आप जानते हैं UPSC SSC में आजकल पहले से कम रिक्रूटमेंट हो रही है। तो अब सरकार वापस चाहती है कि अगले 1.5 साल में करीब 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिले, ऐसा हम जोरदार सब रिक्रूटमेंट ड्राइव करेंगे। और ये इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि अगर ऑफिसर कम होंगे, लेस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, तो हर एक के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है, तो वो ठीक से अपने डिपार्टमेंट का काम देख नहीं पाता। सिंगल ऑफिसर अलग अलग बहुत सारी ब्रांच का काम देखता हो तो एफिशिएंसी कम होती है, गुड गवर्नेंस, सुशासन हो नहीं पाता। ये मेंस पेपर 2 में है, इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नेंस वगैरह, तो पता होना चाहिए। मित्रों, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण बनाया जाता है। लास्ट वाला जो था उसमें क्या जाने लायक चीज़ें थी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं Win22 सीरीज़ में। अभी नेक्स्ट वाला जो आएगा अगले साल, मतलब रिपोर्ट तो आ चुका है लेकिन हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। वो हम कब पढ़ेंगे? अगले साल Win23 सीरीज़ जो मैं करूँगा फेब्रुआरी 2023 से, तब देखेंगे। क्योंकि अभी आप समझिए मेंस में कुछ पूछा जाए तो ऐसा नहीं पूछेंगे ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसकी चर्चा करो, तो बोल बच्चन टिपिकल होती है, बेरोजगारी को कैसे कम करोगे। सो वेट फॉर दैट नेक्स्ट सीरीज, फिर हम देखेंगे प्रीलिम MCQ के हिसाब से कुछ बनता है। अभी से इसको आप पढ़ के भी बैठोगे कि अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना X या Y या Z है, तो भी वो तो आपकी मेमोरी से चला जाएगा जब तक आप नेक्स्ट प्रीलिम तक पहुंचते हैं, तो तब देखते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे ग्लोबल रिपोर्ट चलते रहते हैं कि जैसे ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वगैरह, लेकिन मुझे ये इतने काम के नहीं लगते। आपकी तसल्ली के लिए नोट डाल दिए। अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी तो उसकी सेंट्रल बैंक क्या करेगी? रेपो रेट को महंगा करेगी ताकि लोन महंगे हो जाएं, लोग कम शॉपिंग करें, डिमांड कम हो जाएगा, महंगाई वापस कंट्रोल में आ जाए। तो अमेरिका का US फेडरल रिजर्व ऐसा कर रहा है, और उसे भारत में क्या तकलीफ होगी? तो वो सब FPI वाले इधर से पैसा उठा के भाग जाएंगे, तो अपना रुपया कमज़ोर हो जाएगा वगैरह XYZ प्रॉब्लम। वो 25 बार और भी हम पढ़ चुके हैं, वो देख लो Win22 सीरीज़ में। भारत के अंदर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का कुल मिलाकर जितने अलग अलग टैक्स लेते हैं, वो सबका भी टोटल मिलाओ तो <20% ऑफ GDP होता है। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर more than 30% ऑफ, मतलब टैक्स टू GDP रेशियो more than 30%। नेदरलैंड स्वीडन में more than 40%। तो स्वाभाविक है वो बहुत अच्छी अच्छी ह्यूमन डेवलपमेंट की स्कीम्स चला सकते हैं जो हम नहीं चला सकते। लेकिन फिर भी भारत में सब स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन जीतने के लिए फ्री बाइज देते हैं, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने बोला 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे सबको। तो ये सब के चलते पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, जिसके चलते ये श्रीलंका पाकिस्तान की जैसी इकोनॉमी ख़राब है, हमको भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो वी नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस। ये थे इकोनॉमी के कुछ समाचार। उसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में इंडियन पिनल कोड और उसका सेक्शन 295A, और उसमें ये सब हेट स्पीच आप देंगे तो आपके खिलाफ शिकायत हो सकती है, जेल हो सकती है। ज़्यादातर ये पॉलिटिकल कार्टून बनाओ तो कार्टूनिस्ट को पकड़ लिया, किसी ने किताब लिख दी, सोशल मीडिया में कुछ लिख दिया किसी मिनिस्टर के बारे में तो पकड़ लेते हैं वगैरह, उसकी सब वही घिसी पिटी बातें चल रही। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने ये कहा है कि पार्लियामेंट में जो डिबेट होती है वो अच्छे से होती नहीं, इसलिए कानून बनते हैं वो अच्छे बनते नहीं, और उसके चलते लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी बढ़ते रहती है। तो अच्छे से कानून बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल वो वोडाफोन वाला पूरा टैक्सेशन का मामला याद करो, फिर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से सब हटाना पड़ा। तो पहले से ही अगर अच्छी डिबेट के साथ कानून बनाते तो ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आती। हालांकि स्पीकर ओम बिरला का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, और संसद में तो बहुत अच्छी गुणवत्ता की चर्चा होती रहती है। फिर ये इंटर स्टेट काउंसिल, ये मामला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 में ऐसा कुछ लिखा है कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच रिश्ते बेहतर करने के लिए। अब वैसे हुई बनाई भी थी, लेकिन 2016 के बाद से इसकी मीटिंग हो नहीं रही है। तो तमिलनाडु के CM ने प्राइम मिनिस्टर को सजेशन दिए, 2 सजेशन दिए। पहला, साल में कम से कम 3 बार मिले ऐसी आप कुछ सिस्टम बनाइए, और दूसरा, ऐसे जो जो कानून बन रहे हैं
कि जिनसे केंद्र और राज्य के बीच रिश्तों में असर होने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फार्म लॉज जो बनाए थे एपीएमसी रिफॉर्म एक्ट वगैरह, तो ऐसे कानून संसद में डालने से पहले ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसमें उसकी चर्चा होनी चाहिए। फिर ये सब यूपीएससी और एसएससी ने कितनी रिक्रूटमेंट की और अब सरकार कह रही है और ज़्यादा रिक्रूटमेंट करेंगे, गुड गवर्नेंस होगा, वो सब दिया है। साइंस टेक्नोलॉजी, मित्रों स्टील प्रोसेसिंग, स्टील जो बनाया जाता है तो उसमें उसका जो भी बाय प्रोडक्ट या कचरा निकलता है स्टील स्लैग, उसकी मदद से रोड बनाया गया हजीरा जो सूरत में है, और ये भारत का सबसे पहला रोड है। तो ऐसा सुपरलेटिव्स कुछ याद रखने के लिए इस बार जो प्रीलिम ऐसे में भी ऐसे सुपरलेटिव पूछे थे कि बिगेस्ट सोलर पार्क कहाँ है, या तो थोड़ा पता होना चाहिए। फिर एक नई चीज़ आ जाई थी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस। वो ऐसा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसमें ये सब उसकी बैटरी होगी जिसे आप रिचार्ज करते हैं वगैरह। अब वो बैटरी में से सही वोल्टेज जा रहा है कि नहीं, कितना टेम्परेचर है, एफिशिएंसी कितनी है, रिचार्ज उसका करने की ज़रूरत है कि नहीं, वो मॉनिटर करने के लिए जो भी कंप्यूटराइज चिप या सिस्टम होगी उसको हम कहते हैं ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो भी लाइट ब्लू या ये जो रंग का ऐसा बनाया गया इधर, अब वो वाली सिस्टम स्वाभाविक है टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियों में जोरदार होगी, अपनी गाड़ियों में जोरदार नहीं होगी। तो नीति आयोग चाहता है कि ओपन सोर्स बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब उसका जो भी ब्लूप्रिंट है, सॉफ्टवेयर है, उसका ओपन सोर्स रूप में हम रिलीज़ करवाएं, ताकि अलग अलग जितनी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर ईवी कंपनियां हैं उसे यूज़ करें और बेहतर किस्म की गाड़ियां और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन हो सके भारत के लिए। फिर कुछ मुद्दे ये सब, ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो कहाँ पाए जाते हैं पक्षी वगैरह, वो आप देख लेना। ब्लैक डेथ या बुबोनिक प्लेग वो कौन से बैक्टीरिया से होता है, यर्सिनिया पेस्टिस, और उसकी कुछ रिसर्च चल रही है। मित्रों मेंस पेपर 3 के अंदर एक मुद्दा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन साइंस टेक्नोलॉजी। तो उसमें आईआईटी गुवाहाटी ने ये नए किस्म के प्रोस्थेटिक लेग्स बना रहा है। इसकी खास बात क्या है, भारत के लोग जो ऐसे घुटनों पे ऐसे झुक के बैठने की या ऐसे बैठने की जो आदत हो उसको भी वो केटर कर सके, ऐसे बेस्ट क्वालिटी की चीज़ बनाई जा रही है। 25,000 रुपये में अवेलेबल होगा इन सो पर। रिवेंज टूरिज्म, मतलब कोरोना में 2 साल लॉकडाउन था तो आप बाहर घूमने नहीं जा सके, तो अभी बस मैं जाऊंगा ही जाऊंगा ऐसी जिद में लोग चले जाते हैं। लद्दाख में बहुत सारे लोग गए, लेकिन आप जानते हैं वहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर बाकी मैदानी प्रदेशों से अलग होगा। तो वो वहाँ जाते हैं और जो भी उनकी सांस फूल गई, हार्ट अटैक आ गया, बहुत सारे लोग मर गए। तो अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया कि वहाँ जो लोग जाएंगे उसको 48 आवर्स का एक्लेमेटाइजेशन करना होगा। अब वो शायद होगी कुछ नियम कि 48 आवर्स तक आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते, या जो हाइकिंग या पर्वत पे चढ़ना है उससे पहले सर्टिफिकेट में लिखवा के लाओ, वगैरह वगैरह जो भी। आगे हिस्ट्री कल्चर, कपिल वस्तु रेलिक्स, बुद्ध भगवान की वो अलग अलग ऐसे जो रेलिक्स हैं, रेलिक्स मतलब हिंदी करने में धार्मिक पुरावशेष, वो वैसे तो भारत के नेशनल म्यूजियम में है, लेकिन मंगोलिया में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है, तब इन रेलिक्स को वहाँ पर हमारे मिनिस्टर किरण रिजिजू लेके गए हैं, और वहाँ मंगोलिया के बड़े बड़े नेता, उनके लोग उसके दर्शन करने आएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कनेक्ट एंड रिलीजियस टूरिज्म, इन सब में बढ़ोतरी होगी। दैट इज़ द, और भी जनरल नॉलेज की चीज़ें जो इसमें लिखी हैं आप आराम से पढ़ लेना। एनसीईआरटी का सिलेबस रैशनलाइजेशन, 2 साल से वो स्कूल बंद थे, अब बाकी सिलेबस कंप्लीट करना है, बच्चों को बहुत बोझ नहीं पड़े, इसलिए सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें डिलीट की जा रही हैं। अब उसी जोश के अंदर गुजरात के दंगों को भी डिलीट कर दिया, नक्सलाइट मूवमेंट को डिलीट कर दिया, इमरजेंसी को डिलीट कर दिया, दलितों और महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उसके चैप्टर्स डिलीट किए, ऐसा कुछ आरोप लग रहा है। जबकि एनसीईआरटी का जस्टिफिकेशन ये है कि वही वाला चैप्टर आगे की या पीछे की स्टैंडर्ड में, सपोज क्लास 9 की बात क्लास 10 में रिपीट होने वाली थी इसलिए डिलीट कर दिया है, या कुछ ऐसे मुद्दे कि अब उसका कोई महत्व बचा ही नहीं इसलिए डिलीट कर दिया है। हालांकि क्रिटिक्स का ये कहना है नहीं, ये आप सरकार अपना नैरेटिव बना रही है वगैरह। वो जो चीन में पैट्रियोटिक एजुकेशन के नाम पे हांगकांग कभी ब्रिटेन की कॉलोनी था ही नहीं, ऐसा ये कुछ हो रहा है। खैर अगर हम कुछ एजुकेशन का निबंध लिखे तो ये सब में घुसने का कोई बहुत फ़ायदा नहीं, उससे अच्छा हांगकांग का ही एग्जाम्पल डाल दो कि चीन उधर कैसे हिस्ट्री चेंज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एथिक्स, करप्शन। अब करप्शन में कर्नाटक पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मर्डर और डेथ वाले जो पनिशमेंट हैं ये उससे भी ज़्यादा घिनौना जुर्म है रिक्रूटमेंट में स्कैम करना।
क्योंकि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उसका मौका छीन लेते हैं, बदमाशों को नौकरी मिलती है, और वो सोचो 20 साल तक नौकरी में रहेगा तो कितनी बदमाशी करेगा और समाज का कितना उससे गलत होगा। अब उसमें ऐसा, ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि यस, रिक्रूटमेंट स्कैम हो वो बहुत गलत बात है, लेकिन मेंस में ये एथिक्स के पेपर में कुछ पूछा जाए 150-250 वर्ड्स में, क्या आप इतनी बोल बच्चन कर सकते हैं? ये कितना है, करीब 60 वर्ड्स का ये पूरा इतनी नोट्स बनती है, ये सब आप लिखने बैठो तो क्या आपके पास उतने वर्ड्स हैं, वोकेबलरी है? अगर नहीं है तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत रखो और ऐसा सब आप सोचते रहो, ताकि फिर आप वहाँ आर्टिकुलेट कर सको, इलेबरेट कर सको एथिक्स के पेपर में। ऐसे ही कुछ और भी एथिक्स की इधर उधर की बातें हैं, वो सब सिंपल सी चीज़ें हैं, तो आप खुद पढ़ लेना। आप जैसे पिंक वॉशिंग, कुछ ग्रीन वॉशिंग इस बार प्रीलिम में भी पूछा था कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं ऐसा दिखावा करती है कुछ कंपनियां, तो पिंक वॉशिंग क्या होगा? हम एलजीबीटी राइट्स का सम्मान करते हैं ऐसा दिखावा किया जाए, लेकिन असल में ये वॉलमार्ट वगैरह कंपनियों का टारगेट क्या होता है कि ये जून महीने को एलजीबीटी प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है, तो जून महीने में वो सब रेनबो कलर के टी शर्ट, जैकेट, अम्ब्रेला वगैरह वो बेचेंगे और लोग खरीदेंगे खुशी खुशी। तो वॉलमार्ट को इसलिए नहीं कि दिल में बहुत परवाह है एलजीबीटी समुदाय की, नहीं, वो तो उसको सब प्रोडक्ट बेचना है इसलिए वो दिखावा करे। बाकी कि आपकी कंपनी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो एलजीबीटी है लेकिन मैनेजर बन गए, सीईओ बन गए, तो पता चले कुछ खास नहीं। उसी तरह नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पर बहुत सारी वेब सीरीज़ में एलजीबीटी एक्टर्स, वो बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर हो ऐसा दिखाया जाए, लेकिन असल में बहुत सारे लोगों को नेटफ्लिक्स में से नौकरी में से निकाला गया और उसकी लिस्ट निकालो तो पता चले ज़्यादातर निकाले गए लोग एलजीबीटी थे। तो समलैंगिकों को अधिकारों की तरफदारी करने का सिर्फ दिखावा, लेकिन वास्तव में सिर्फ मुनाफा और भेदभाव। जनरल स्टडीज मेंस पेपर 4 एथिक्स में एक चीज़ है वो कॉरपोरेट डायलेमाज और कॉरपोरेट गवर्नेंस, तो उसमें ये भी एक सोचने का मुद्दा है। फिर ये पबजी की कंट्रोवर्सी चले वो सब देख लेना। ज्योग्राफी में नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून क्या है? वो ऐसी एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा है कि इतने इलाकों में बारिश हो चुकी है, तो उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून, तो ये इलाकों में अब तक पहुंच चुका है। चेरापूंजी दुनिया का सबसे ज़्यादा गीला इलाका है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फिर पर्सन इन न्यूज़ में सब कौन कौन लोग रिटायर हुए या मर गए, देहांत हुआ। फिर जीपीएससी गुजरात की एग्ज़ाम के लिए अलग अलग जनरल नॉलेज और स्कीम की चीज़ें। तो ये था पिछले 5 दिन का करंट अफेयर्स। इसकी पूरी नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पूरे महीने का होगा, पीडीएफ फाइल बनाऊंगा। और कल सोमवार ये जो नीचे दिया मृणाल्स मंडे करंट अफेयर्स, रात 8 बजे 20 क्वेश्चन की टेस्ट होगी, पार्टिसिपेट इन इट, ताकि ये जो भी पढ़ा है उसका आप अच्छे से रिवीजन करें, एलिमिनेशन करें, एमसीक्यू की आपकी स्किल को और मास्टर करें। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।